Yeah, call Chunadik. Thank you. Juliet students, welcome to the part 3rd of atoms and molecules. हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हिस्ट्री के बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा किया था, फिर लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन किया, ये लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन किया था, और साथ में हमने एटम्स के बारे में भी पढ़ा, एटम के साइज के बारे में भी हमने डिस्कस किया, एटॉमिक मास के बारे में भी डिस्कस किया था हमने। तो जब हमने इतना तक जब किया तो वहां पे बुक्स में, आपके बुक्स में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, मगर मैं फिर भी आपके साथ उन क्वेश्चंस को एक बार मैं आपके साथ करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, कुछ बच्चे ऐसा होता है वो क्वेश्चन देख के ही डर जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग क्वेश्चन देखते ही डर जाते हो। क्वेश्चन देख के आपने नहीं डरना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, आपने क्वेश्चन को ब्रेक करना है, ब्रेक करके छोटा छोटा सेंटेंस जो है उसमें उसको समझना है, उसमें लिखा क्या है। ठीक है, एक बार आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो आंसर तो बहुत ही आसान हो जाता है बच्चों। आसान मींस एक बार क्वेश्चन समझ गया तो आंसर आप फट से दे सकते हो। अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपके बुक में जो स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, the product were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 grams of sodium ethonate. Show that these observations are in agreement with the laws of conservation of mass. Sodium carbonate plus ethanoic acid, it gives sodium ethanoate प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आपको लगता है इतना लंबा क्वेश्चन है, अब इसका आंसर मैं कैसे करूंगा, मगर डरना नहीं है बच्चों, आपने क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में हमें बताया क्या है, पूछा क्या है। इन्होंने एक रिएक्शन के बारे में, इस रिएक्शन के बारे में इन्होंने बताया है। जो ये ऊपर जितना भी इन्होंने लिखा है जो बुक्स में, वो एक ही लाइन में उन्होंने नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट जो है 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट करेंगे इथेनोइक एसिड के साथ, और इथेनोइक एसिड को भी इन्होंने बताया है, इथेनोइक एसिड उन्होंने 6 ग्राम लिया है। ठीक है बच्चों, 6 ग्राम इथेनोइक। अब उन्होंने बोला है जब हम ये इन दोनों का रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है कितना, हमें मिलता है 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम। ठीक है, और वाटर जो है 0.9 ग्राम, वाटर जो है 0.9 ग्राम, और हमारा 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथोनेट, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोइड, ये बुक में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि these observations are in agreement with the laws of conservation of mass। ये ऑब्जर्वेशन जो हम देख रहे हैं, ये क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है। तो इसको हम सिंपली देखना है, हमें क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने कल जो हमारा पहले वाला पार्ट्स है, उन पार्ट्स में हमने पढ़ा था। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ ये हमारा आंसर बेटा, हम आप हमारा आंसर में क्या लिखना है, हमने सबसे पहले ये बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसमें क्या होता है, इन अ केमिकल रिएक्शन एंड एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
तो यहाँ पे मास जो है ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा इन केमिकल रिएक्शन। तो हमने कहा था मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, यही कहता है ना। तो आपने अब लेट्स कैलकुलेट, हमने कैलकुलेट करना है। देखो इसको इसके साथ प्लस कर दो, 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम, ये हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये हमारा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का कितना आता है इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे? 5 + 6 = 11, यहां पे 0.3 है, तो ये इनका टोटल हो गया 11.3। ठीक है बच्चों, ये 11.3 हो गया। अब जो हमारा ये सब जो है हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों, हमारा इस साइड जो है राइट हैंड साइड में जो होता है उसको हम ये इस साइड जो एरो के इस साइड जो होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के इस साइड जो होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने ये रिएक्टेंट का तो देख लिया, ये 11.3 ग्राम है। अब हमने प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। 8.2 + 2.2 + 9, 0.9। अब इनको पूरा प्लस करोगे तो हमारा आंसर आया 11.3 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब इसको ये वाले पोर्शन को फिर यहां नीचे लिख देना है आपने। तो यहां पे हमने क्या देखा? रिएक्टेंट का मास जो है, टोटल रिएक्टेंट का मास जो है 11.3 ग्राम है, और प्रोडक्ट का मास भी 11.3 ग्राम है। तो रिएक्टेंट, मास ऑफ द रिएक्टेंट और मास ऑफ द प्रोडक्ट जो है दोनों क्या है? बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो हैंस क्या करना है? हैंस इट्स फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बच्चों जो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया हुआ है वो ये है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combines in the ratio of 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 grams of hydrogen gas? अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखिए बच्चों। अब यहां पे इन्होंने पूछा है, इन्होंने बताया है पहले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होता है किस रेशियो में? 1:8 रेशियो में कंबाइन होके वो वाटर बनाता है। ठीक है, अब उन्होंने ये पूछा है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब उन्होंने ये पूछा है कि कंप्लीटली रिएक्ट 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है अगर लेंगे तो हम ऑक्सीजन कितना लेंगे अगर पानी बनाना है? तो यहां पे हमारा आंसर जो है यहां पे इन्होंने बताया है HYDROGEN, हाइड्रोजन जिसका सिंबल है H। जब हम इसको रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, OXGEN, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है जिसका सिंबल O है, तो हमें देता है वाटर। वाटर जो हम लिखते हैं H2O। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि अगर इनका जो कंबाइंड रेशियो जो है ये है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जब हम लेंगे और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें जाके वाटर मिलेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलेगा। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने कहा है अगर मैं इसके जगह पे, ये 1 ग्राम की जगह पे अगर मैं यहां 3 ग्राम लूं, ठीक है, अगर 1 ग्राम की जगह में 3 ग्राम लूंगा तो मुझे ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा? ठीक है, क्योंकि हमारा रेशियो जो है इस रेशियो में होना चाहिए बच्चों, 1:8 रेशियो में होना चाहिए। तो यहां पे हमारा हाइड्रोजन तो पहले हमने 1 लिया तो ऑक्सीजन 8। अब हाइड्रोजन जब हम 3 लेंगे तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हमने क्या किया है, एक 1 की जगह हमने 3 कर दिया है, तो ये हमारा 3 ग्राम हो गया। ठीक है, अब जो 8 जो है इसको भी हमने 3 टाइम्स बढ़ा देना है, 8 3 जा। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर में हमने क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन गैस required to react completely with 3 ग्राम of
हाइड्रोजन गैस इज 24 ग्राम। ठीक है बच्चों, इजी है ना? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो आंसर एक ही लाइन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप अपने बुक में देख लेना बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां नहीं लिखूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बुक में देख लेना। उन्होंने पूछा है कि हमारा जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है, उस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कौन सा पोस्टुलेट जो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करता है। तो यहां पे मैंने यहां लिखा हुआ है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में यहां पे हमने देखो ये सेकंड पोस्टुलेट जो है डाल्टन लिखता है, डाल्टन लिखता है एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन में एटम जो है नीदर क्रिएट होता है नॉट डिस्ट्रॉय होता है। तो यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, अब जो उसके बाद का जो क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, वो भी आप बुक में से देख लेना बच्चों। वहां पे क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कौन सा पोस्टुलेट हमारा लॉ ऑफ जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बताता है। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को इनमें से कौन सा पोस्टुलेट जो है वो बताता है। तो लास्ट अगर हम यहां चला जाए, ठीक है, लास्ट चला जाए तो यहां पे हमारा डाल्टन ने लिखा है द रिएक्टिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, एक गिवन कंपाउंड में ये क्या होना चाहिए? ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पे लिखा है ना कि एक फिक्स रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट हमारा बताता है हमारा ये लॉ ऑफ हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, उसमें आपका बुक में लिखा हुआ है कि व्हाट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के बारे में मेरा पार्ट सेकंड जो है, पार्ट सेकंड का वीडियो देख लेना। उस पार्ट सेकंड के वीडियो में मैंने डेफिनेशन को मैंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, उसमें लिखा हुआ है कि हम नेक्ड आई से एटम को क्यों नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हम एटम को नेक्ड आई? नेक्ड आई मींस विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, हम सीधे ही अपने आंखों से एटम को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। तो क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि मैंने पार्ट सेकंड में आपको बताया था कि हमारा एटम जो है बहुत ही छोटा होता है। एटम्स आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन, जितना हम इमेजिनेशन कर सकते हैं उससे भी छोटा होता है। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस तो हमारा नैनोमीटर में होता है, जो 10⁻⁹ होता है नैनोमीटर। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर इतना छोटा है, तो वो हमें कैसे दिखेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चंस जो आपके बुक में थे, उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ओके बच्चों, आपको ये क्वेश्चन सब इजी लगा होगा, एक बार आप खुद देख लेना। ओके बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। अब हमारा एटम कैसे एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास जो एटम्स जो है वो मैक्सिमम एटम्स जो हमारा एलिमेंट्स फॉर्म में होता है वो एज सच एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, वो स्टेबल नहीं है। तो मोस्टली एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, वो एटम या तो एलिमेंट फॉर्म में या कंपाउंड्स के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो एलिमेंट जो हमारा एटम जो है वो मोस्ट ऑफ द एटम, मैं कह रहा हूं मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में करता है, इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं कहता हूं जो हमारा एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या होता है? तो वो हमारा एलिमेंट या कंपाउंड के फॉर्म में होता है, और वो एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। और वो जो मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स जो है वो एग्रीगेट होके हमारा मैटर बनता है, और उस मैटर को हम फील टच कर सकता है। ठीक है, हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, मैटर्स को। तो एटम तो हम खुद, एटम अकेले को हम नहीं देख सकते हैं। ओके, अब
जब हम ये मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, अब ये मॉलिक्यूल्स होता क्या है, मॉलिक्यूल होता क्या है। ठीक है बच्चों, अब मॉलिक्यूल होता क्या है ये आपको जानना है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, अब इसको मैं एक ले टर्म में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक ले टर्म में, साइंटिफिक टर्म आने से पहले एक ले टर्म में मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आप सबके जेब में पैसा है, ठीक है बच्चों। अब जो आपकी जेब में पैसा है, वैसे तो हम बोलते समय तो आपकी जेब में कितने पैसे है बोलते हो, मगर होता पैसा तो नहीं होते आपकी जेब में। आपके जेब में होता है रुपया, ठीक है, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया। पैसा तो आपके जेब में नहीं होगा। मुझे लगता है आजकल के टाइम पे पैसा हमें दिखने को नहीं मिलता है। पिछले जमाने में पैसा था, 10 पैसा, 5 पैसा था, मगर आज के जमाने में पैसा हमें नहीं दिखता है। हमें क्या दिखता है, रुपया, ठीक है, 1 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, ठीक है। तो अब जब हम रुपये की बात करते हैं तो हमारा जो 100 रुपीस की बात मैं कर रहा हूं, अब हमारे पास मान लीजिए 100 रुपीस है। कितना है, 100 रुपीस। अब ये 100 रुपीस बना किससे है, ये हमारा 1 रुपीस से बना है, ठीक है ना बच्चों। अब ये 1 रुपीस को प्लस करते 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 जब 1 रुपीस 100 हो गया तो उसको हमने बोला 100 रुपीस, ठीक है बच्चों। तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या था, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था ये 1 रुपीस, ठीक है बच्चों। अब 100 रुपीस में से अगर मैं यहां से 1 रुपया निकाल लेता हूं, 1 रुपया निकाल लेता हूं तो ये बन जाएगा हमारा 99 रुपीस, ठीक है। ये 99 रुपीस बनेगा, ये 100 नहीं बनेगा। क्यों 100 नहीं बनेगा, क्योंकि हमने 1 रुपीस तो यहां से निकाल दिया है। तो ये हमारा 1 रुपी जो हमारा बना वो है हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट। तो ऐसे ही जब हमारा एटम जो है कंबाइन होके, हमारा जब कंबाइन होके एलिमेंट या कंपाउंड बनता है, तो जो हमारा सबसे छोटा यूनिट जो है, जो सबसे छोटा यूनिट जो है उस एलिमेंट्स का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है बच्चों। उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल को हम कैसे बताएं, A molecule can be defined as the smallest particle of a element or compound. एक compound या element का एक छोटा सा, सबसे छोटा वाला particle that is capable of indefinite existence and show all the properties of that substance. उस substance का पूरा property बताएगा वो। जैसे हम water की बात करते हैं बच्चों, अब हम scientific term आ जाता है। So scientific term में हम water की बात करते हैं, hydrogen plus oxygen it gives वाटर, ठीक है बच्चों। अब जब हमारा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जब हमारा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, तभी जाके हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलेगा। तो ये हमारा जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ठीक है बच्चों। जब हम H2O लिखते हैं तो हम एक कप में, इसमें हम एक ये भर के H2O लेंगे तो क्या होगा, और ये वाला भर के H2O ले तो क्या होगा, दोनों में बराबर होगा, नहीं होगा। इसमें H2O का मॉलिक्यूल ज्यादा होगा और इसमें H2O का मॉलिक्यूल कम होगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। मगर होगा क्या, इनमें होगा H2O, किसी में H2O कम होगा तो किसी में H2O ज्यादा होगा, मगर इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होगा H2O। जो हमारा वाटर का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है H2O है। अगर इसको मैं यहां से एक हाइड्रोजन अगर हटा दूं तो ये बन जाएगा HO, तो इसको हम वाटर नहीं कहेंगे। वाटर अगर इसको हम कहेंगे तो यहां पे 2 लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। अब हम जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हमने क्या कहा था कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड, ठीक है बच्चों। अब आपको सबसे पहले यह समझ में आ जाना चाहिए कि एलिमेंट या कंपाउंड होता क्या है, ठीक है। आपको क्या समझ में आना चाहिए, एलिमेंट ऑफ, ओके बच्चों।
अब आपको क्या समझना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट किसे कहेंगे? अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हम किसे कहेंगे? हमने कहा था जब हमारा एटम जो है कंबाइन होता है, ठीक है, हमने लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन जब हमने पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमारा एलिमेंट जो है वो कंबाइन होता है, जो हमारा एटम जो है वो कंबाइन होता है, तो हमारा एटम कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनता है। अगर उस मॉलिक्यूल को अगर हम अच्छे तरह से देखें, अगर उस मॉलिक्यूल में जो एटम है वो सारा एटम अगर सेम टाइप होगा, उसमें जितना भी एटम है वो एटम अगर सेम टाइप का होगा, तो उस टाइप का जो मॉलिक्यूल है उसको हम एलिमेंट कहते हैं बच्चों। जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे हम लिखते हैं O2, ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं ना बच्चों, यह है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में होता क्या है, इसमें होता है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें दो ऑक्सीजन का एटम है, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन का एटम मिलके हमारा बना O2, ऑक्सीजन गैस बना। तो इसमें जो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में कितना एटम है? इस मॉलिक्यूल में दो एटम है। अब जब इन दो एटम को हम देखते हैं तो इसमें क्या है, दोनों एटम जो है सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो अगर दोनों एटम सेम होगा, उस टाइप के जो मॉलिक्यूल है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एलिमेंट कहेंगे, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। दूसरा एग्जांपल हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को भी H2 लिखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस में क्या है, हाइड्रोजन गैस में क्या है, H प्लस H, दो हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है बच्चों, दो हाइड्रोजन का एटम है। तो ये वाला क्या है, ये वाला भी हाइड्रोजन है, और ये वाला क्या है, ये वाला भी हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन का एटम है, एटम दोनों सेम है, ठीक है, इस वाले मॉलिक्यूल में दो एटम है, एटम दोनों सेम है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर सेम एटम होगा तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स हमारा डिफरेंट होता है बच्चों, किसी में हमारा सिंगल एटम का भी हमारा एलिमेंट्स बन सकता है। ये हमारा सिर्फ एक एक्सेप्शनल है जो सिंगल एटम का मॉलिक्यूल्स बनता है, वो है हमारा नोबल गैस, ग्रुप 18 फैमिली, जो हमारा पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 18 देख लेना, आर्गोन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये सब हमारा हीलियम, आर्गोन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये सब हमारा ग्रुप 18 का मेंबर्स है। ये सब एक ही एटम का मॉलिक्यूल बनाता है, और इसके अलावा और कोई एक ही एटम का नहीं बनाता है, तो वो दो या दो से ज्यादा एटम का मॉलिक्यूल बनता है। तो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम होता है उसको कहते हैं एटोमिसिटी। क्या कहते हैं? एटोमिसिटी, ATOMICITY, ठीक है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? एटोमिसिटी, ATOMICITY, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मींस एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमारा क्या होता है, कुछ एटम जो है हमारा मोनो होता है, सिंगल एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो मींस सिंगल। कुछ एटम होता है हमारा MONO, मोनो एटॉमिक, ATOMIC, मोनो एटॉमिक होता है। कुछ एटम हमारा मोनो एटॉमिक, मोनो मींस सिंगल एटम, सिंगल एटम का बना है। ये हमारा है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, जो हमारा ग्रुप 18 का फैमिली सारा, वो सबको हम मोनो एटॉमिक कहते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ होता है हमारा डाई एटॉमिक, ठीक है बच्चों, कुछ होता है हमारा डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक मींस दो एटम से बना है, जैसे हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब हमारा दो एटम से बना है, तो इनको कहते हैं डाई एटॉमिक, ठीक है। इनका एटॉमिसिटी 2 है, इनका एटॉमिसिटी 1 है, तो जिनका एटॉमिसिटी 1 है उसको मोनो एटॉमिक, जिसका एटॉमिसिटी 2 है उसको डाई एटॉमिक। अब फास्फोरस की बात करें बच्चों, फास्फोरस हम लिखते हैं P4, फास्फोरस लिखते हैं P4, ठीक है बच्चों। अब फास्फोरस को हमने P4 लिखा है, इसका मतलब है ये है P प्लस P प्लस P प्लस P, तो इसमें हमारा सारा लाइक एटम्स है और सारा फास्फोरस का एटम सेम है। कितना है टोटल? 4 है, तो इसको हम टेट्रा एटॉमिक
इसको हम टेट्रा एटॉमिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम सल्फर की बात करें, S8 लिखते हैं, तो S8 8 मींस इसमें S प्लस S प्लस S प्लस S, S8 का एक मॉलिक्यूल बनता है बच्चों। तो S8 है तो इसको हम कहेंगे पॉली एटॉमिक। पॉली मींस इनको कहेंगे POLY, पॉली। पॉली मींस ज्यादा, दो या दो से ज्यादा को पॉली कहते हैं, पॉली एटॉमिक। ठीक है बच्चों, जो हमारा सल्फर है वो हमारा पॉली एटॉमिक है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा है? ओके, अगर आपको एलिमेंट समझ में आ गया तो अब हमारा नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कौन सा? कंपाउंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स किसे कहते हैं? जब अभी हमने कहा ना, जो हमारा एटम्स, जो एलिमेंट्स है वो क्या होता है, वो टुगेदर जो है डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमारा बाइंड कर जाता है। ठीक है, हमने ये लॉ ऑफ ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमने बताया था कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आके जुड़ जाता है और वो एक सब्सटेंस बनाता है। तो अगर उनमें जो हमारा एटम जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है, एटम, एलिमेंट्स में तो एटम सेम था, अगर आप इस केस में है, अगर हमारा एटम जो है वो डिफरेंट होगा, जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें वाटर मिलेगा। तो हमारा हम लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस, जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा H2O। ठीक है, ये हमारा वाटर। अब जब हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल बना तो इसमें देखो बच्चों, ये जो वाटर मॉलिक्यूल बना इसमें देखो, इसमें कितना एटम है टोटल? इसमें टोटल कितना एटम है बताओ? कितना एटम है बच्चों, बता सकते हो? ओके, इसमें है 3 एटम। देखो बच्चों, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है ना, H2O, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। अब यहां पे देख लेते हैं हम, ये 2 हाइड्रोजन एटम तो सेम है, मगर ये क्या है, ये वाला हमारा ऑक्सीजन एटम है। तो इनमें सारा एटम जो है वो सेम नहीं है। एक वाटर मॉलिक्यूल में सारा एटम सेम नहीं है। तो इस केस में हम इस वाटर मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड कहते हैं बच्चों। इसको हम एलिमेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट का एक क्राइटेरिया था जिसमें सारा एटम सेम होना था, मगर इसमें हमारा सारा एटम सेम नहीं है, इसीलिए इसको हम कंपाउंड कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब जब हमारा ये जब कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो ये है जब हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो एक ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में रिएक्ट होना है बच्चों। जैसे हमने पहले ही बताया था, ये हमारा हाइड्रोजन 1 ग्राम होना चाहिए, ऑक्सीजन जो है हमारा 8 ग्राम होना चाहिए, तभी जाके हमारा वाटर बनेगा। और इनका रेशियो जो होगा 1:8 होगा बच्चों। इसका मास रेशियो जो है कितना होगा, 1:8 इसका मास रेशियो होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो हम ये लिखते हैं, ये H2O क्यों लिखते हैं? अब इसका मास रेशियो तो हमें समझ में आ गया कि जब हमने हाइड्रोजन HYDROGEN, हाइड्रोजन जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं पानी बना, मगर ये पानी कब बनेगा? जब हमारा हाइड्रोजन जो है 1 ग्राम का होगा और ऑक्सीजन जो है 8 ग्राम का होगा। इसी कॉम्बिनेशन में ही हमारा वाटर बनेगा बच्चों। ये एक ऐसा है, लेमन टर्म में बताऊंगा, तो आपका मम्मी जब खाना बनाता है, एक पतीली खाना बनाने में उनको कितना नमक डालना पड़ता है, आपने कभी नोटिस किया है? आपने देखा होगा कि हमारा जब घर का खाना बनता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा 1 चम्मच हमारा नमक जाएगा। अगर उसमें मैं 10 चम्मच नमक डाल दूं तो क्या होगा, वो खाना जो बनेगा वो खाने लायक होगा? वो खाने लायक नहीं होगा। वैसे ही अगर इसी रेशो में अगर इन दोनों को कंबाइन नहीं किया तो हमारा वाटर नहीं बनेगा, फिर कुछ और बन जाएगा बच्चों।
ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा मास रेशियो, ठीक है बच्चों, ये हमारा मास रेशियो हुआ। अब सिंपल एटॉमिक रेशियो हम इसमें से निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है, इसमें हम सिंपल रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे हमने एलिमेंट वाटर बनाने के लिए एलिमेंट कौन कौन सा लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, और इसके बाद इनका मास कितना कितना लिया, मास कितना लिया, 1 ग्राम हमारा हाइड्रोजन लिया और 8 ग्राम हमने ऑक्सीजन लिया। अब ये इनके बराबर में है बच्चों, ठीक है, इतना लिया। अब इनका कल जो पिछले वाला पार्ट में जो हमने एटॉमिक यूनिट की बात की थी, तो हमारा जो एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, स्मॉल लेटर U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का है 16, ठीक है बच्चों, एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का है 1, इसका है ऑक्सीजन का है 16। अब इसका रेशियो निकाले अगर हम मास जो हमारा ये वाला मास है एटॉमिक मास ये हमारा मास ऑफ द ये हाइड्रोजन, इसका मास और एटॉमिक मास का रेशियो अगर हम निकाले तो हमारा इसमें है 1 ग्राम डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसमें हमारा मास रेशियो जो है वो 8 है और एटॉमिक रेशियो जो है वो है हमारा 16, तो ये हमारा आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये आ जाएगा हमारा 1:2। अब जब हम इसका सिंपल रेशियो, जब इसका हम सिंपल रेशियो देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हाफ है और ये 1 है, और हाफ और 1 में क्या रेशियो हो जाएगा, ये अगर एक हाफ होगा तो अगर हमारा एक हाफ हुआ तो हमारा एक हाफ में ये हमारा एक हाफ है बच्चों, ठीक है, एक ये हमारा एक होल है, एक होल में कितना हाफ होता है, 2 हाफ होता है, ठीक है बच्चों। अगर मैं आपको समझा दूं एक डायग्राम बना के, ये एक हमारा हाफ है, ठीक है, और ये हमारा एक होल है, इस होल में कितना हाफ होता है, इस होल में हमारा 2 हाफ होता है। तो ये हमारा सिंपल रेशियो जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल का बना वो आया हमारा 1:2:1, सॉरी, जो सिंपल रेशियो है, सिंपल रेशियो जो है हमारा बना 2:1, इसीलिए हम यहां पे क्या लिखते हैं, H2 और O1, कुछ नहीं लिखा मींस 1, तो इसलिए H2O लिखते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ओके। इसी बेस पे हम बाकी अमोनिया का भी देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी देख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के भी देख सकते हैं, आप करके देख लेना। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। अब नेक्स्ट जो है हमारा है आयन, ठीक है बच्चों, हमारा एन आयन है। आयन जो है हमारा कुछ कंपाउंड जो है, जो हमारा मेटल और नॉन मेटल का कुछ कंपाउंड जो है वो चार्ज होता है बच्चों, उनपे एक चार्ज होता है, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है या वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनमें होता है चार्ज। अब चार्ज पार्टिकल्स को हम आयंस कहते हैं बच्चों। अब जो हमारा चार्ज, जब मैं चार्ज की बात करता हूं तो चार्ज हमारा पॉजिटिव भी होता है और चार्ज हमारा नेगेटिव भी होता है। दो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज जो हमारा होता है उनको हम कैटाइन कहते हैं, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम एनाइन कहते हैं बच्चों। अब हमारा कुछ, मैं अभी यही बता रहा हूं आपको कि हमारा कुछ जो कंपाउंड जो है मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड में कुछ जो है हमारा चार्ज होता है, सभी चार्ज नहीं होता है। तो ये आयन फॉर्मेशन कैसा होता है ये आप हमारा नेक्स्ट चैप्टर जब आप करोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें आयन फॉर्मेशन डिटेल में दिया होगा बच्चों। तो आयन के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर्स में अच्छे तरह से पढ़ेंगे। तो अभी आपको आयन्स के बारे में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मगर अभी आपने इस चैप्टर में इतना समझना है कि हमारा कुछ एटम्स जो है वो आयनिक फॉर्म में भी होता है। आयन फॉर्म मींस वो चार्ज फॉर्म में भी होता है। और आपके बुक में एक टेबल दिया है बच्चों, ये जो टेबल जो है, इस टेबल को, जो ये टेबल आप देख रहे हो, इस टेबल को आपने अच्छे तरह से देख लेना। इसमें आपका एटम दिया हुआ है और एटम के साथ साथ इनके
आयन एटम का सिंबल दिया है, सिंबल के साथ अगर आप देखोगे तो इसमें हमारा चार्ज दिया होगा बच्चों, ठीक है। इन चार्ज को आपने देखना है अच्छी तरह से, ये चार्ज देख लेना बच्चों। हम नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा उस पार्ट में हम इन चार्ज का यूज करेंगे, तो आप एक बार इसको देख लेना। अगर यहां तक में कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कांटेक्ट करके मेरे से आप ये सारे क्वेश्चन जो है वो डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।